अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेटा टाइप्स और ये तमाम चीज़ें देखी थी। आज का जो टॉपिक है वो ये एक्चुअली आपका जो टोटली जो फर्स्ट स्टेप है डेटा माइनिंग का, दैट इज़ डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो ये उससे रिलेटेड है। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग जो है हमें क्यों चाहिए होती है, व्हाई वी नीड डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो इसको जो है वो आप सिंपली ये कह लें कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप्स दैट आर यूज टू बैलेंस योर डाटा। इसकी मैं एग्जांपल यहाँ पे देखें, डाटा प्रोसेसिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन द डाटा माइनिंग प्रोसेस। डाटा प्री प्रोसेसिंग इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है, क्लीनिंग ऑफ डाटा। व्हाट डज वी मीन बाय क्लीनिंग ऑफ डाटा? क्लीनिंग ऑफ डाटा से मुराद ये है कि लेट्स सपोज आपके पास अगर आप अपना एक एडमिशन फॉर्म सबमिट करवाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आपके नेम के अलावा आपके फादर का नेम, एनआईसी, घर का एड्रेस, टेलीफोन नंबर्स वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो की जाती हैं। और कुछ स्कूल्स वाले क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप भी लेते हैं, आपकी एज, हाइट वगैरह को भी कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग जब डाटा प्री प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हमने डाटा जो है वो मशीन लर्निंग के अंदर इस्तेमाल करना है, यानी कि एल्गोरिदम्स के अंदर इस्तेमाल करना है। अब अगर फ़र्ज़ करें, इसकी मैं एक सिंपल सी आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप प्लस का ऑपरेटर इस्तेमाल करना चाहते हैं और आपको सिंगल यू प्लस का ऑपरेटर दिया जाता है और आपको ऑपरेंड्स के बारे में कहा जाता है कि अगर आपको कहा जाए कि सिर्फ 5 जो है उसको जी जमा कर दें। अब जी किस में जमा कर दें, नहीं पता, ठीक है? तो ये आपकी जो है वो इनएडिक्वेट जो है वो आपके पास एक एनवायरनमेंट है जिसके अंदर ये ऑपरेटर अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर आपको कहा जाए कि आप जो हैं वो 5 को जमा कर दें किसके अंदर, ए बी सी के अंदर, तो ये भी कोई लॉजिक नहीं बनती, ठीक है? अब हमारे पास ये जो 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं ये मैंने आपको इसलिए दी हैं कि हम लोग जब किसी एल्गो की बात करते हैं तो उस एल्गोरिदम में हमें सिर्फ इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स डालने होते हैं। जैसा कि आपके एडमिशन फॉर्म पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका नेम होगा, ठीक है? वो आपका आपकी क्लास होगी, ठीक है? आपकी नेम, आपकी क्लास, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये तमाम चीज़ें वो पैरामीटर्स होंगे जिनकी बेस पे हम आपसे रिलेटेड कोई फ़ैसला करेंगे या आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगे या कुछ भी। इसी तरह से अगर इस स्टूडेंट का रिज़ल्ट कैलकुलेट होना हो, तो फिर जो दूसरी डेटाबेस जहाँ पे इसकी स्टडी की इन्फॉर्मेशन पड़ी होगी, एग्ज़ाम स्कोर वगैरह पड़ा होगा, उसको देखा जाएगा, ठीक है? और उसके इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या होंगे, आपकी अटेंडेंस, आपका सेशनल मार्क्स, आपके मिड के मार्क्स, आपके फाइनल के मार्क्स। अगर उसके बीच में कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं तो उनका रिज़ल्ट के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। नो डाउट वो डेटाबेस के अंदर पड़ी हुई होंगी, लेकिन जब हम रिज़ल्ट कैलकुलेट करेंगे तो हम सिर्फ इम्पोर्टेंट फीचर्स को जो है वो इंक्लूड करेंगे। तो डाटा प्री प्रोसेसिंग का प्रोसेस जो है ये क्या करता है, ये डाटा में से जितने भी एक्स्ट्रा नॉइज़ होती है या कुछ ऐसी वैल्यूज़ जो आपके डाटा को नहीं चाहिए हैं जब हम उसको एल्गोरिदम के लिए इस्तेमाल करें, तो जो उसके रिज़ल्ट को इफ़ेक्ट करें, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उनको हमने रिमूव करना होता है। तो इसको हम कहते हैं, ये क्लीनिंग कह रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इंस्टेंट सिलेक्शन है, नॉर्मलाइजेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है और फीचर एक्सट्रैक्शन वगैरह है। ये सब आपको फर्दर जो है वो पता चलेंगी। तो इस वक्त बेसिक कॉन्सेप्ट ये था आपको ये बताना कि डाटा जो होता है वो आपके पास अनप्रोसेस्ड फॉर्म में, रॉ फॉर्म में होता है। तो हमें उसमें से सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इस वजह से हम लोगों को जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ डाटा है उसको निकालना होता है ताकि कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस किया जा सके, टाइम और स्पेस कम से कम जो है वो वेस्ट हो। तो होपफुली यहाँ पे आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब उसके बाद अब बुक की तरफ जाते हैं, तो बुक में देखते हैं जी क्या आप लोगों के पास जो है वो डाटा प्री प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। आउटलियर्स का क्या मतलब होता है, जिन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी होगी उन्हें आउटलियर्स का मतलब पता होगा कि ये आपकी वॉल्यूम, इसको मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे। लाइक जैसे अगर आपके पास कोई सीक्वेंस चल रहा था, एक 100 आया वैल्यू, फिर एक 300 की आ गई, फिर जो है वो आपके पास 100 300 की आ गई, फिर आपके पास 700 की आ गई, तो फिर उसके बाद आप लोगों के पास 1000 की वैल्यू आ गई। लेकिन एकदम से ही आपके पास जो है ना वो वैल्यू आ गई 2500।
तो अब देखो यहाँ से अगर हम यहाँ जंप करें, फिर यहाँ से यहाँ जंप करें, यहाँ से, तो एक सीक्वेंस बन सकता है, एक पैटर्न निकाला जा सकता है। लेकिन जब एकदम से ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये वैल्यू क्या करेगी, ये इसकी, ये ऊपर वाला जो सीक्वेंस है, इस सारे की डिस्ट्रीब्यूशन ख़राब कर देगी। ठीक है? तो जब ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ख़राब हो जाएगी, तो इसको, इस वैल्यू को हम कह सकते हैं इट्स अ आउटलेयर। ठीक है? तो ये क्या करेगी, ये हमारा जो सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है, जो सेंट्रल पॉइंट होगा, उसको ये डिस्टर्ब करेगी डिस्ट्रीब्यूशन के। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम इसको नॉइज़ कह देंगे, या हम इसको आउटलेयर बोल देंगे। और डाटा प्री प्रोसेसिंग के स्टेप में हमने इस वैल्यू को निकालना है, इस वैल्यू के इफ़ेक्ट से बचाना है अपने डाटा को। ठीक है? तो अब उसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है, उसके लिए हमें कुछ स्टैटिस्टिकल मेजर्स इस्तेमाल करने होते हैं। ये जो स्टैटिस्टिकल मेजर्स हैं, इनमें हमने सेंट्रल मेजर टेंडेंसी जो पढ़ा था इसमें रेंज, क्वार्टाइल्स वगैरह, ये इस तरह की चीज़ें जो हैं, वो सारी की सारी होती हैं। तो इसको जो है वो मैं अब एक्सप्लेन करती हूँ। मेजरिंग द सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन एंड मोड। तो मीन से मुराद ये होती है कि आपकी जो है वो एवरेज वैल्यू होगी। नंबर ऑफ वैल्यूज़ को आप एड अप करें, ठीक है, ये सिग्मा आई इज इक्वल टू 1, एक्स आई कहाँ तक जा रहा है, एन तक, आपको नहीं पता उसकी वैल्यू कहाँ तक जा रही है। तो सारी नंबर ऑफ वैल्यूज़ को प्लस कीजिए और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ के ऊपर डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाता है, मीन वैल्यू आ जाती है। ठीक है, जिसको हम एवरेज भी बोलते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, एक्स बार के ज़रिए। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है और आपको मीन कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे कहता है सपोज वी हैव द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ सैलरी, ठीक है, इन 1000 शोन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है? उसके बाद अब अगर हमने देखना हो कि मीन आपकी सैलरी, एवरेज सैलरी कितनी बनती है जी, तो फिर उसके लिए आप जो है वो इस तरह से इसको अप्लाई कर देंगे और उसके बाद आप मीन निकाल लेंगे। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि जो वैल्यूज़ होती हैं उनके साथ कोई ना कोई वेट गिवन होता है। ठीक है? वेट गिवन होने का मकसद क्या होता है, इसकी एग्जांपल इस तरह देते हैं, लाइक जैसे है तो सैलरी का कॉलम, लेकिन आपने कमीशन देना है साथ में, तो फिर आप जो डेजिग्नेशन है उसके अकॉर्डिंगली उसको जो है वो कमीशन का आपने परसेंटेज दिया होगा, यानी कि किसी को आप 2% देंगे, किसी को 4, किसी को 3। तो इस तरह से वो उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, वेट कंसीडर कर देंगे। वेट कुछ सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस को शो करता है, तो लेकिन फार्मूला वैसे ही रहेगा। ठीक है? इसमें फ़र्क क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज़ के साथ डिवाइड होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ वेट्स के साथ डिवाइड होता है। ठीक है? इसको हम कहते हैं वेटेड एवरेज है ये। ठीक? इसको वेटेड एवरेज बोला जाता है। सिमिलरली यहाँ पे ये डिटेल्स आप लोगों ने पढ़ लेनी है, एग्जांपल्स देख लेनी है। नाउ व्हाट अबाउट मीडियन? ठीक है, मीडियन जो होता है वो आपका क्या करता है, मीडियन जो होता है वो आपकी ओड और इवन वैल्यूज़ के अंदर से जो मोस्ट मिडल वैल्यू होती है उसको कैलकुलेट करके लेके आता है। ठीक है? अच्छा, ये मीडियन वैल्यू आपको, अगर तो आप इवन वैल्यूज़ हैं तो आप लोग क्या करेंगे, वैल्यूज़ को जमा करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है? तो आपके पास मीडियन आ जाएगा। तो मिडल मोस्ट वैल्यू आपने निकालनी होती है। और अगर आपके पास ऐसा होता है कि आपके पास इवन वैल्यूज़ नहीं है, ऑड वैल्यूज़ आ रही हैं, तो उसमें +1 करके डिवाइडेड बाय 2 कर देना आपने। ठीक है? तो ये मीडियन के फार्मूलाज़ जिन स्टूडेंट्स ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हुई है उन्हें पता होगा। ठीक है? तो ये जो टर्म्स हैं ये सारी आपने एक्सप्लेन करनी है और बताना है मुझे, ठीक है, कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है। तो यहाँ पे ये सारे का सारे एग्जांपल्स के साथ उन्होंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है। ये देखो हमारे पास अगर मीन, मीडियन, मोड एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हो, हम इसे कहते हैं ये सिमेट्रिक डाटा है। लेकिन अगर पॉजिटिवली सिक्योर्ड हो तो फिर क्या होता है, अब यहाँ पे देखें आपके पास क्या होता है, मोड ग्रेटर देन मीडियन, ग्रेटर देन मीन। ठीक है? और अगर ये हो तो फिर यही चीज़ रिवर्स हो जाती है और ये नेगेटिवली सिक्योर्ड हो जाती है डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपके पास पॉजिटिवली और नेगेटिवली सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस आती है ना, इसका मतलब है यहाँ पे कोई आउटलियर्स हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपके पास जो है वो सिमेट्रिक डाटा जो है वो नहीं बन रहा।
इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ये तो हमारा था कि सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब हम मिड पॉइंट्स के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हैं। हम लोग मिड पॉइंट्स की बेस पे, एवरेज की बेस पे जो है वो कोई चीज़ जो है उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हैं, तो हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देख लेते हैं। लेकिन इसके बाद अगर आपने ये देखना हो कि आपका डाटा किस तरह से स्कैटर्ड वे में फैला हुआ है, तो उसके लिए डिस्पर्शन आपको मेजर करनी होती है, और उसके लिए रेंज, क्वार्टाइल, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और इंटर क्वार्टाइल रेंज इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो रेंज जो होती है वो आपको बताती है कि आपके पास टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज़ और मिनिमम नंबर ऑफ वैल्यूज़ के दरमियान में कितनी वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं। फिर उसी के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, डेटा पॉइंट्स होते हैं। डेटा पॉइंट्स को हम क्वांटाइल्स कहते हैं। ठीक है, ये रेगुलर इंटरवल्स के साथ डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको बना रहे होते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं उनको ये चीज़ रेकमेंड करूँगी कि आप लोग फर्स्ट ईयर की स्टैटिस्टिक्स की बुक लें और उसकी गाइड लें और उसको पढ़ें, ताकि आप लोगों को इन चीज़ों का पता चले। जिन स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, उनके लिए डाटा माइनिंग या डाटा साइंसेस को अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी है। तो यहाँ पे आप लोग क्वार्टाइल्स और परसेंटाइल्स जो हैं उनको देखेंगे। ठीक है, क्वार्टाइल्स जो हैं, उसके बाद जो आपके पास कॉन्सेप्ट आता है वो 100 क्वांटाइल्स का आता है। जब आप 100 क्वांटाइल्स को कॉमनली रेफर करते हैं किस तरह से, परसेंटाइल्स के तौर पे। तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्वार्टाइल 1 जो है आपका जो परसेंटाइल है वो 25th वॉल्यूम ऑफ डाटा लेता है। फिर ये मीडियम वैल्यू को शो करता है, और Q3 जो है वो आपका 75th पोर्शन जो होता है उसको डिस्ट्रीब्यूशन के जो है उसको शो कर रहा होता है। तो इस तरह से आप लोगों के पास जो इंटर क्वार्टाइल रेंज है उसको कैसे निकाला जाता है, Q3 में से माइनस Q1 किया जाता है, तो आपके पास जो है वो क्वार्टाइल्स की कैलकुलेशन होती है। क्वार्टाइल्स क्यों कैलकुलेट किए जाते हैं, ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक मिड पॉइंट ले लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि CS8 की परफॉर्मेंस क्या है, या IT6 वालों की है, CS6 वालों की परफॉर्मेंस क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम ऐसे नहीं कहेंगे कि सिर्फ 3-4 बच्चे अच्छा पढ़ते हैं। हम लोग क्या करेंगे, उसकी एवरेज निकाल लेंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ग्रेड जो हैं उनको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर डिवाइड कर देंगे। तो हम कहेंगे इस क्लास का एवरेज रिजल्ट ये रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने एक मिड पॉइंट निकाला और उस मिड पॉइंट की बेस पे आपकी परफॉर्मेंस को जो है वो हमने एक्सप्लेन कर दिया। सिमिलरली जिस तरह हम लोगों ने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को यूज़ किया, सिमिलरली हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो डाटा है वो क्लोजली एक दूसरे के साथ रिलेटेड है या बहुत दूर दूर फैला हुआ है, और किस तरह से है, क्या वो इंटरवल्स के साथ है, सीक्वेंस में है, या वो अपने मिड पॉइंट से कितना दूर है। ठीक है, इन चीज़ों को जब हम लोगों ने देखना होता है तो हम लोगों को मेजर ऑफ डिस्पर्शन को स्टडी करना पड़ता है। उसके लिए हम लोगों को रेंज, क्वार्टाइल, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज वगैरह जो हैं इनके ऊपर काम करना होता है। तो आप लोगों के लिए जो अब नेक्स्ट टास्क है वो यही है कि आपने इनकी प्रेजेंटेशंस, इन कॉन्सेप्ट की, रेंज, क्वार्टाइल और इंटर क्वार्टाइल रेंज, एंड हाउ वी यूज़ रेंज, क्वार्टाइल एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज इन डाटा माइनिंग, इसकी प्रेजेंटेशन आपने रिकॉर्ड करके और सबमिट करवानी है। ठीक है, फिर हम इसके ऊपर डिस्कशंस करेंगे। अभी जो स्टूडेंट्स लेक्चर नहीं सुन रहे उनके लिए मसला होगा मिड के एग्ज़ाम में। तो आप लोग लेक्चर्स जो हैं उनको रेगुलरली सुनिए। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कशन कीजिए कि आपको किस जो कॉन्सेप्ट की जो है वो समझ नहीं आ रही। तो अभी के लिए इतना ही है। हम लोगों ने दो चीज़ों को मेन फोकस किया, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को एंड मेजरिंग ऑफ डिस्पर्शन को। तो आपने इन दोनों को जो है वो स्टडी करना है, और अगर किसी को कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग वो जो है बताएं।